दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है बॉटनी के टॉप 25 क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है आर्यनीय में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है। तो सबसे पहले इसमें जो विकल्प है, पहला विकल्प है राइबोज, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है लैक्टोज। तो इसमें आरएनए का पूरा नाम जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आरएनए में राइबो जो है राइबोज के लिए है, राइबोज शर्करा के लिए है। तो पहला जो विकल्प इसमें हमारा है क्या है, राइबोज। तो ये सही है, पहला विकल्प हमारा राइबोज सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? नॉस्टॉक में, क्लॉस्ट्रीडियम में, माइकोप्लाज्मा में, इन सभी में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिकांग है, और नॉस्टॉक के भी ऊपर विचार करते हैं तो नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, जो एक प्रोकैरियोट्स है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जबकि क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, एक बैक्टीरिया होता है, और क्लॉस्ट्रीडियम जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो फूड पॉइजनिंग करता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस उत्पन्न करता है। माइकोप्लाज्मा जो है वो पादप जगत का जोकर इसे बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो ये सभी प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों जो है नॉस्टॉक, क्लॉस्ट्रीडियम और माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। और इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का सभी में अभाव पाया जाता है। तो ये हमारा जो इन सभी में डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर। आरएनए में एडेनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? आरएनए, अभी आरएनए के बारे में, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बात हुई। हम आरएनए और डीएनए दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो डीएनए में क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारक उसमें भी पाए जाते हैं, और प्यूरिन और पिरिमिडीन इसमें भी आरएनए में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो है डीएनए जो होता है उसमें एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है। तो एडेनिन के साथ डीएनए में तो थाइमिन जुड़ता है, लेकिन इसमें भिन्न होता है। क्या भिन्न होता है, एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है, कि यूरेसिल जुड़ता है, साइटोसिन जुड़ता है, कि थाइमिन। तो अभी थाइमिन बताया गया कि थाइमिन डीएनए में जुड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आरएनए में यूरेसिल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, यूरेसिल जुड़ता है। आंसर हमारा बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। वृत्तीय डीएनए किसमें पाया जाता है? इसके विषय में पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं कि वृत्तीय डीएनए जब आपको पढ़ाया गया है टाइप्स ऑफ सेल, तो उसमें विस्तृत रूप से लेक्चर में बताया गया है। तो आप अगर वीडियो ना देखे हो तो देख सकते हैं, विस्तृत रूप में बताया गया है। तो वृत्तीय डीएनए क्या होता है कि ये, इसको प्लाज्मिड भी बोला जाता है, ये अलग से जो है पाया जाता है। अलग से डीएनए जो हमारा गुणसूत्र होता है उसके अलावा डीएनए पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है यही पूछा जा रहा है। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारी आंत में पाया जाता है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है, और हरित लवक जो होता है इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। अतिरिक्त डीएनए किसके अतिरिक्त, क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त डीएनए इन तीनों में पाया जाता है वृत्तीय डीएनए। तो ये सभी विकल्प हमारा सही है, डी विकल्प इसमें भी सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न। हाँ चलिए, बहुत अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। सभी लोगों को ध्यान में, जो ऐसे हैं जो नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन में आ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो पुराने हैं उनके लिए भी। ईस्ट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अब ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं खमीर, और खमीर जो होता है उसमें, खमीर एक ऐसा कवक है विश्व का अकेला जो एक कोशिकीय कवक है। मतलब एक कोशिकीय कवक केवल यही खमीर पाया जाता है। और ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, या मुकुलन होता है, या सूत्री विभाजन होता है, या कोशिका मुक्त निर्माण होता है।
तो इसमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन, तो इसमें क्या होता है, मुकुलन होता है, मुकुल बड इसमें निकलते हैं। क्या है, एक कोशिका ऐसे गोल सी रहती है ये, और इसी से बगल में ऐसे हल्की सी जो है उभार निकलता है गोल सा, इसमें ऐसे उभार निकलता है, और यही उभार जो है इसका केंद्रक इसमें थोड़ा बट जाता है और ये यहीं से अलग हो जाता है और नया जो है नया ईस्ट बन जाता है। तो इसमें मुकुलन क्रिया होती है, जो ईस्ट में विभाजन होता है वो मुकुलन क्रिया, यानी कि हमारा जो है विकल्प बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्रिसमस रोग का दूसरा क्या नाम है? क्रिसमस रोग का दूसरा क्या नाम है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये देखते हैं, डाउन सिंड्रोम, निंद्रा रोग, और निंद्रा होना चाहिए, पॉइंट इसमें नहीं है, हीमोफीलिया बी या हेपेटाइटिस बी। तो क्रिसमस रोग जो है वह हीमोफीलिया बी को क्रिसमस रोग के नाम से भी जाना जाता है। जो हीमोफीलिया बी है ये फैक्टर 9 की कमी से जो है हो जाता है, फैक्टर 9 की कमी से, और फैक्टर 8 की कमी से जो है वो हीमोफीलिया ए होता है। हीमोफीलिया ए जो होता है वह 80%, मतलब क्या है कि 80% हीमोफीलिया ये होता है और 20% हीमोफीलिया बी होता है, जिसमें जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं हो पाता है सॉरी। अतः जो है जब जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन का प्रभाव, हेपेरिन ब्लड को तरल बनाए रखता है, तो तरल वैसे बना रह जाता है, और कहीं पर अगर कटता है तो वहां से खून निकलता रहता है, लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। युग्मानुबंधन, इसको युग्मानुबंधन या सूत्र युग्मन भी हिंदी में बोलते हैं, और ये सिनैप्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, किसके दौरान होती है? अर्धसूत्री विभाजन के, असूत्री विभाजन के, और या समसूत्री विभाजन के, और या कोशिका विभाजन के। तो किसके दौरान होती है? जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन अवस्था होती है। प्रोफेज फर्स्ट किसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है? अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट होता है, और इसी में सूत्र युग्मन का मतलब है जो सूत्र होते हैं वो युग्म के रूप में, पेयर के रूप में दिखाई देने लगते हैं, मतलब जोड़े में आ जाते हैं। तो इसी को हम युग्मानुबंधन या सिनेप्सिस बोलते हैं। चलिए ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन इसमें सही है, पहला विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जिससे इसका लाभ आपके दोस्त भी पाएं और मुझे भी अच्छा लगे कि हमारा जो किया जा रहा प्रयास वो सभी लोगों को काम आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर, ऑक्सीसोम कहाँ मिलते हैं? कोशिका कला में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में। तो ऑक्सीसोम कहाँ मिलते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल चेंबर में बटी होती है। तो बाहर जो है आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर जो है कुंडलित रहती है। तो अंदर की ओर एक अंगुलाकार संरचना बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, और उस क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है, ऐसे बॉल के रूप में, बहुत सारे बॉल के रूप में, रैकेट के रूप में क्या है, ऑक्सीसोम्स लगे रहते हैं। और ये ऑक्सीसोम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एटीपी मतलब एडीपी से एटीपी के निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये आंसर जो हमारा है वो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ऑक्सीसोम कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सॉरी, 9वां प्रश्न हमारा है, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? इसमें 2 बार कोशिका आ गया है तो ये एक रॉन्ग है।
तो विकल्प है पहला रॉबर्ट ब्राउन का, विर्चो का, पुरकिंजे का, स्वान का। ये इस तरह का जो है प्रश्न हम आपको सेल थ्योरी में पढ़ा चुके हैं लेक्चर में, तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उसमें आपको ऐसे मिल जाएगा। तो इसमें जो विर्चो है, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, यानी कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, विर्चो ने कहा था, जो आधुनिक सेल थियरी है, मॉडर्न सेल थियरी में। चलिए 9वें के बाद अगला 10वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। 10वां प्रश्न, कियास-मेटा का निर्माण किस अवस्था के अंतर्गत होता है? तो जो कियास-मेटा है, अभी पीछे इसके बारे में चर्चा हुई कि जो कियास-मेटा है, जो उसके बारे में चर्चा हुई कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे इंग्लिश में मियासिस बोला जाता है। मियासिस की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है, उसमें जो है 5 अवस्था आती है। लेप्टोटीन आती है, जाइगोटीन आती है, पैकिटीन आती है, डिप्लोटीन आती है और डाइकाइनेसिस आती है। तो कियास-मेटा का मतलब है कि जो इसके सूत्र होते हैं वो टेट्राएड बन जाते हैं, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं 4 भागों में, 4 उसमें जो है सेंट्रोमियर से 4 और कैंची लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और प्रत्येक जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उस अवस्था को जहां से चढ़ते हैं एक दूसरे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और उस संरचना को वहां पे हम बोलते हैं कियास-मेटा। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की अदला बदली हो जाती है, और इसमें जो आपका जो डिप्लोटीन अवस्था है, डिप्लोटीन अवस्था में क्या है, ये विजिबल होने लगते हैं। जो कियास-मेटा का निर्माण होता है, वो निर्माण तो पैकिटीन में हो जाता है, लेकिन हमें दिखाई देता है डिप्लोटीन अवस्था में। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो डिप्लोटीन होगा। अंदर से प्रक्रिया मतलब पहले पैकिटीन फिर डिप्लोटीन आती है, तो पैकिटीन में कुछ अवस्था चलती है, लेकिन विजिबल जब होता है, हमें दिखाई देता है वो डिप्लोटीन में, कियास-मेटा। तो इसलिए आंसर हमारा डी सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। एक जीन का एक एंजाइम परिकल्पना हेतु किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? हरगोबिंद खुराना ने, बीडल और टेटम ने, वाटसन एवं क्रिक ने, मेंडल ने। तो एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना जो है वह बीडल और टेटम ने दिया था, और इन्हें इसी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्परिवर्तन किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन ने, मूलर ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। तो जो ह्यूगो डी व्रीज थे, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन का मतलब है, इन्होंने बताया कि जब अगली पीढ़ी में कोई अचानक परिवर्तन दिखाई देता है, माता पिता और अन्य पीढ़ियों से भिन्न दिखाई देता है, तो जब जीन्स में अचानक परिवर्तन हो जाता तो अगली पीढ़ी में हमें कोई नया परिवर्तन दिखाई देता। इस परिवर्तन को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। इसको ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। हर विषय से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा, और कमेंट आप करेंगे तो और जल्दी आपको मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13वां, टीआरएनए की त्रिविम संरचना कैसी होती है? टीआरएनए की त्रिविम संरचना वाई आकार की होती है, एस आकार की होती है, ई आकार की होती है या यल आकार की होती है? तो जो टीआरएनए होती है, इसकी अगर हम त्रिविम संरचना देखते हैं तो वो यल आकार की संरचना बनती है। इसका डी विकल्प हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विस्तृत लेक्चर भी आपको दिए जाएंगे, अगर आप डिमांड करते हैं तो दिए जाएंगे। चैनल हमारा नया है, और इस पर जो है आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, बताते रहिए हमें क्या जरूरत है, वो आपको मिलता रहेगा। विपरीत लक्षणों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का युग्म क्या कहलाता है? विपरीत लक्षणों का युग्म क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है, एलील कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अब ये चूंकि चैप्टर हमारा है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो इसमें जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है कि
विपरीत लक्षण। विपरीत लक्षण का मतलब हम मेंडल पर अगर हम देखते हैं, ये एक संकर क्रॉस पिछले वीडियो में बताया गया है, मेंडल का वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको बताया गया कि मेंडल ने दो लक्षण लिए, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, तो ये उसके दो लक्षण हो गए, विपरीत लक्षण हो गए, एक लंबा और एक बौना, या एक बैगनी पुष्प लिया, एक सफेद पुष्प, तो ये दो लक्षण हो गए। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसको बोलते हैं। का युग्म क्या कहलाता है? तो ये फिनोटाइप नहीं कहलाता है, जीनोटाइप नहीं कहलाता है, एलील कहलाता है। अगर दो कैरेक्टर ऐसे विपरीत कैरेक्टर हैं तो उसे हम एलील, मेंडल ने एक अपनी शब्दावली बनाई जिसमें एलील उन्होंने कहा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न, एक युगल कपुल का रक्त समूह ए तथा बी है, तो उनकी संतानों का रक्त समूह क्या होगा? ए होगा तथा बी होगा, पहला विकल्प है। दूसरा ए बी या ए बी तथा ए बी तथा वो ए बी केवल। तो इसमें इसके लिए भी ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक लेक्चर दिया गया है, उसमें भी आप पीछे जाकर इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले चक्रबोर्ड बनाया जाता है, इसमें पहले युग्मक गैमीट बनाए जाते हैं। तो ए का बनाया जाएगा A0 और A का बनाया जाएगा, और बी का B0 और I0 बनाया जाएगा, B बनाया जाएगा, इसका I0 IA बनाया जाएगा। तो दोनों का जब मैच करा दिया जाएगा चक्रबोर्ड के माध्यम से, तो क्या आएगा? जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा विकल्प सी। ये भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या ओ हो सकता है। मतलब चारों ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना है उसकी संतान में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा? जीवाणु कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया अभी पीछे बताया गया कि नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं पाया। राइबोसोम्स पाया जाता, नहीं पाया जाता है। गाल्जी का है तो नहीं पाया जाता। कन्फर्म अंतरप्रद्रवी जालिका, ये जो है अंतरप्रद्रवी जालिका से जुड़ी रहती है केंद्रक से, तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता, तो ये भी नहीं पाया। गाल्जी का भी नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स जो है पाया जाता है। जो राइबोसोम्स होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, जो प्रोटोप्लाज्म रहता है उसी में ये फैला रहता है। तो ये हमारा जो बी विकल्प है इसका सही है। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम्स पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर इसका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, और इसको हम कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, या 14 होती है। तो इसमें केवल 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए द्विगुणन करता है? डीएनए लाइगेज, डीएनए टोपो आइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए द्विगुणन करता है, कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए का द्विगुणन करता है। डीएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए का द्विगुणन करता है। द्विगुणन को इंग्लिश में बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। हूबहू ये डबल में प्रतिकृति हो जाता है। जो डीएनए की संरचना होती है वो डबल में बन जाता है, हूबहू बिल्कुल प्रतिकृति इसकी बन जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज इसमें भाग लेता है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं? कोशिका द्रव्य वंशागत, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एवं गाल्जी का, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं लाइसोसोम। तो इसमें यह कह रहा है कि वंशागति के लिए डीएनए उत्तरदायी होता है। डीएनए किसी भी जीव का, चाहे जंतु है चाहे वनस्पति है, उसका क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है।
तो कोशिकांग कह रहा है कि कौन से ऐसे कोशिकांग है जिसमें डीएनए बाई, इसका मतलब है कोशिकांग वंशागति के लिए उत्तरदायी है। तो वंशागति के लिए कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है नहीं, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, हरित लवक और लाइसोसोम है नहीं। तो हरित लवक जो है, हरित लवक में अतिरिक्त, अभी पीछे बताया गया है कि अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो ये दोनों ऐसे कोशिकांग हैं जो वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं या हरित लवक को कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस बहुत सामान्य सा प्रश्न है। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। एक हीमोफीलिक पुरुष एक सामान्य होमोजाइगस स्त्री से विवाह करता है, उसके कितने प्रतिशत पुत्र हीमोफीलिक होंगे? तो देखिए यहां पर हीमोफीलिक पुरुष का मतलब है इसमें यक्स और वाई, यक्स वाई होगा जो हीमोफीलिक होगा। तो यक्स वाई क्या है, इस पे यक्स डैश लगा देते हैं, क्योंकि जो हीमोफीलिया होता है वह यक्स लिंक्ड गुणसूत्र रोग है। सॉरी, जो हीमोफीलिया है वो यक्स लिंक्ड रोग है। तो यक्स क्रोमोसोम्स इससे प्रभावित रहता है, वाई प्रभावित नहीं रहता। तो हीमोफिलिक जो पुरुष होगा उसका यक्स प्रभावित होगा, लेकिन सामान्य होमोजाइगस स्त्री जो होगी, समजात होगी, उसके दोनों सामान्य रहेंगे। यक्स यक्स जो होगा ये सामान्य होगा, जो दोनों यक्स होगा, सॉरी है, दोनों यक्स जो है ये दोनों सामान्य होगा। तो इससे दोनों में अगर क्रॉस कराया जाता है तो उसके कितने प्रतिशत पुरुष हीमोफिलिक होंगे? तो ये यक्स जब इस यक्स से मिलेगा तो ये यक्स केवल वाहक के रूप में इसमें स्त्री के साथ जाएगा, और ये वाई इस यक्स से मिलेगा तब भी पुरुष सामान्य होगा, और ये वाई इस यक्स से मिलेगा तब भी पुरुष सामान्य होगा। यानी कि जो पुरुष होगा, ये पुत्र पूछ रहा कितने प्रतिशत पुत्र हीमोफिलिक होंगे, तो ये दोनों पर कोई भी मतलब इसका वो प्रभाव नहीं जाएगा। तो 0% इसका आंसर जो आएगा 0% हीमोफिलिक होंगे, सभी जो पुरुष होंगे वो सामान्य होंगे। इस तरह से अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जितना भी प्रयास है मैं कर रहा हूं कि आप लोग समझ जाएं, इसीलिए इतना समझाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, समझाने में थोड़ा समय लग जाता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार में क्या नहीं होता? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो नाइट्रोजन तो स्वाभाविक है कि नाइट्रोजन होगा, तो उसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। फास्फोरस एब्सेंट रहता है, फास्फोरस नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको पसंद आ रहा है, चूंकि हमारा चैनल नया है और आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहता हूं। और आगे भी जुड़िए और लोगों में शेयर करते रहिए, और हौसला बढ़ाने के लिए एक बार लाइक और कमेंट जरूर करिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़े, कि जिससे और अच्छा हम आपके लिए करें। चलिए, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? एवेरी, मैककॉर्टे तथा मैक्लियॉड के द्वारा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा, मॉर्गन स्टुटवेंट के द्वारा, या सटन और वावेरी के द्वारा? तो इसको गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था सटन एवं वावेरी ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 80S राइबोसोम्स में कितनी उप इकाइयां होती हैं? 70S + 10S, 50S + 30S, 60S + 40S, 60S + 20S। देखिए 80S है, लेकिन इसका आंसर क्या है? 60S। ये 60S और 40S से, यानी दोनों को जोड़ा जाए तो अभी 100 हो जाएगा, लेकिन इसी तरह से 80S राइबोसोम्स जो होते हैं 60S और 40S उप इकाइयों से बने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। आनुवंशिकी, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, सटन एवं वावेरी ने, डब्ल्यू वेटसन ने, या ह्यूगो डुब्रीज ने? तो आनुवंशिकी शब्द
जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ऑफ साइंस। तो जेनेटिक्स ऑफ साइंस जो है वो सर्वप्रथम कहा था, डब्ल्यू वैटसन ने सर्वप्रथम कहा था। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो आनुवंशिकी शब्द की खोज जो है वो सर्वप्रथम जो है, वैसे आनुवंशिकी का पिता जो है ग्रेगर जार मेंडल को बोला जाता है, लेकिन जो है इस शब्द की खोज जो है वो डब्ल्यू वैटसन ने, विलियम वैटसन ने किया था। इस तरह से ये हमारा लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक बार जो है दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।